नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। जब समान उद्देश्य वाले लोग या संस्थाएं अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे सहकारिता कहते हैं। इसका मूल मंत्र प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए है। यह आर्थिक और सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई अकेला व्यक्ति अपने सीमित साधनों से जो नहीं कर सकता वो एक समूह बनाकर आसानी से कर लेता है। सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में सप्ताह भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मंत्रालय की उपलब्धियों, पहलों और भविष्य की कार्य योजना को जन जन तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में पैक्स का रूपांतरण, डिजिटल सहकारिता, वित्तीय साक्षरता, किसान कल्याण, डेयरी एवं मत्स्य सहकारिता, अन्न भंडारण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीक आधारित सेवाएं, सहकार, संवाद, जन जागरूकता, हरित विकास, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी और सहकारी संस्थाओं की सफलता की कहानियों का प्रसार शामिल है। चर्चा में आज समझने की कोशिश सहकारिता से समृद्धि के प्रयासों को। तो सहकार से समृद्धि के प्रयासों को समझना जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे सहकार से समृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। जो तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है। तो आपको बता दें कि सहकार समृद्धि सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने वाला एक राष्ट्रीय अभियान है। साथ ही यह भी आपको बता दें कि भारत सरकार का राष्ट्रीय विजन है सहकार से समृद्धि, जिसके आधार पर हम विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को भी साकार कर पाएंगे। इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। मतलब सहकारिता के जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं उन सभी को सुनियोजित ढंग से मजबूत बनाने का प्रयास इसके जरिए होगा। सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित पहल है सहकार से समृद्धि। और इसके साथ ही यह भी हम आपको बताएं कि सहकारी ढांचे में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर लगातार इसमें जोर दिया जा रहा है। जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनका पारदर्शी क्रियान्वयन हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही किसानों, ग्रामीणों और छोटे उद्यमियों की आय बढ़ाना यह लक्ष्य है सहकारिता मंत्रालय का, जिससे कि सबका साथ और सबका विकास का जो उद्देश्य है वो भी साकार हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने पर विशेष फोकस है। सहकार से समृद्धि का यह महत्वपूर्ण आयाम है। और इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में सहायक ये महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य है भारत में बेहतर नीतियां स्थापित करना, जिससे कि समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके। सहकारी बैंक और समितियों के लेन देन को आसान बनाना सहकार से समृद्धि के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल है। और तो ये तमाम सारे ऐसे प्रयास हैं जो कि सहकार से समृद्धि की व्यवस्था को साकार करते हैं। और इसीलिए आज हम आपको ये समझाने, ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो लक्ष्य है इस लक्ष्य को कैसे साकार किया जा रहा है, सहकार से समृद्धि को कैसे धरातल पर उतारा जा रहा है और सरकार का जो प्रयास है उन प्रयासों के पीछे का उद्देश्य क्या है, कैसे हम समृद्ध और विकसित भारत की तस्वीर को साकार कर पाएंगे। ये उसका एक छोटा सा प्रयास है सहकार से समृद्धि। और इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनीस जोसेफ चंद्रा, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनसीसीएफ के, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष गुप्ता, आप मुख्य सलाहकार हैं नेफकप के, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत मैं अनीस जोसेफ चंद्रा आपसे करना चाहूँगा। देखिए, सहकारिता से समृद्धि की जो अवधारणा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये हम समझना चाहेंगे, क्योंकि भारत के विकास में किस प्रकार से योगदान दे रहा है ये समझना भी जरूरी है। सहकारिता से समृद्धि का मतलब ये है कि अगर सब मिल के काम करते हैं, मिल के कोई भी एक प्रोजेक्ट में अपना हाथ जोड़ के सब लोग उसमें भागदान करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सहकारिता या कोऑपरेटिव का ये मिशन होता है ग्रासरूट लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल पे
से लेकर के नेशनल लेवल तक सबको जोड़ना है। जैसा हमारी संस्था एक अपेक्स नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो कंज्यूमर के हित में 1965 में एस्टैब्लिश हुआ। इसमें बहुत सारा स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव्स है और प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव्स है और ईच कोऑपरेटिव के अंदर मेंबरशिप है। ये सबको अगर जोड़ेंगे करीब 1 करोड़ से अधिक लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट करते हैं या एक पॉलिसी बनाते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उतनी लोगों का उसमें योगदान होता है। तो एक तरह से ये प्रॉस्पेरिटी आते सबका एक कंट्रीब्यूशन से, इसलिए बहुत डेमोक्रेटाइज्ड है और ग्रासरूट लेवल से इसका ओरिजिन होता है। ये इसका खासियत है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल सुभाष जी आपसे करना चाहूंगा। सर देखिए, सरकार का प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सके और उसी के तहत हमने देखा कि सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया गया और उसके बाद यदि तमाम सारे प्रयासों को देखें तो सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद किस तरह से अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं और क्या कुछ बड़ा बदलाव आया है सहकारिता के क्षेत्र में? मेरा ये कहना है कि और मानना भी है कि जब से सहकारिता मंत्रालय बना है हमारी सहकारिता सेक्टर को एक नई पहचान मिली है। पहले ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन जब से हमारे नए सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद एक नई ऊर्जा और एक नया जोश कोऑपरेटिव सेक्टर में आया है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर जो है 30 सेक्टर में से जुड़ा हुआ है और इसके साथ 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप सोचो 30 करोड़ घर और एक घर में अगर 3 लोग हों तो पूरा देश कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक बात। तो ये जुड़ना जो कोऑपरेटिव के साथ है ये हमारी ज़रूरत भी है क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ पहुंच गई है और आप देखो कि हमारा जो 10-20% जो है बिलो पावर्टी लाइन है और ऊपर वाला 10% जो है वो कारपोरेट सेक्टर है जी। तो बीच वाला जो मिडिल क्लासेस हैं, पुअर एंड मिडिल क्लासेस, उनके लिए सहकारिता ही एक विकल्प है जो उनकी सहकार से समृद्धि ला सकता है। तो आज जो पूरा फोकस है वो सहकारिता के ऊपर भी है और सहकारिता जो आज से नहीं है, हमारे देश में युगांतर से है सहकारिता। हमारे घरों में सहकारिता तो थी, सभी परिवार इकट्ठे रहते थे। गांव में सहकारिता ही तो थी जब सारे गांव वाले अब मिलजुल के अपना काम करते थे। और शहरों में जब ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी तो यहाँ शहरों में सहकारिता कम दिखती है, लेकिन बहुत काम हो रहा है शहरों में भी। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में सहकार से समृद्धि का जो सपना है वो आधा तो पूरा हो जाएगा और 2047 तक सहकार से समृद्धि और विकसित भारत की तरफ बढ़ने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो हम पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगला और महत्वपूर्ण सवाल अनिश जी आपसे, देखिए भारत की आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लगातार प्रयास सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं, लेकिन सहकारिता कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने में? जैसा महिलाओं को भी इसमें ये सहकारिता का जो लक्ष्य है उसमें सबको एक साथ लाना है और सब मिलके काम कराना है। जैसा हमारा संस्था है वो एमएसपी प्रोक्योरमेंट करते हैं पल्सेस का, ग्रेन्स का। हमारा जैसा इस साल हम लोग सहकारिता दिवस मना रहे हैं और 6th को इसका ग्रैंड सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं कल। सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो सेल्फ सफिशिएंसी जैसा अगर पल्सेस के बारे में सोचे तो दलहन में अभी हमारा सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम किसानों को इसमें बहुत सारा योजनाओं से उनको एनकरेज कर रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादातर पल्सेस का उगाई करें ताकि यहाँ पे जितना भी प्रोटीन का जो ज़रूरत है वो देश में ही उसका व्यवस्था हो जाए। और बहुत सारा जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन से उनको एक अच्छा सोर्स मिल जाए। आज का डेट में काफ़ी लाखों मेट्रिक टन का पल्सेस का इंपोर्ट हो रहा है। तो हम जैसा दूर दूर जहाँ पे भी जैसा डिस्टेंट ट्राइबल एरिया से या रेनफेड एरिया या जहाँ पे
बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं है, वो सब एरिया में भी प्रोक्योरमेंट करते हैं और हम महिलाओं को इसमें लाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा हमारा अभी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हुआ पल्सेस का, उसमें मुझे बोलने में खुशी हो रही है कि आजकल महिलाओं ने भी अपना जो उगाई होता है, उसमें जब हार्वेस्टिंग होता है उसका MSP प्रोक्योरमेंट के लिए जब सरकार सेंटर्स खोलते हैं वहाँ पे आते हैं और देते हैं। ये हमने ट्रेंड देखा है, ज्यादातर महिलाएं अभी आ रहे आगे। तो मतलब अब ग्रामीण भारत की महिलाएं भी घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके और अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रही हैं और अपना आर्थिक सशक्तिकरण भी कर रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सकारात्मक पहलू है सहकारिता के क्षेत्र में आए सकारात्मक परिवर्तन का और सकारात्मक बदलाव का। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा में चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। सहकार से समृद्धि को कैसे साकार किया जा रहा है, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल सुभाष जी आपसे करना चाहूंगा। सर देखिए, यदि हम बात करें ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास की, तो ये कैसे सहकारिता के माध्यम से संभव हो पा रहा है? देखिए, सहकार मंत्रालय की नीतियों को अगर देखें आप, तो सहकारिता मंत्रालय का फोकस अभी जो है डेयरी डेवलपमेंट पे बहुत है और सारे जो देश का आपने अमूल मॉडल देखा है वो महिलाओं से जुड़ा है। 36 लाख महिलाएं रोज दूध इकट्ठा करके सारा अमूल चला रही हैं। तो महिलाओं का योगदान आज समझ सकते हो कि ग्रामीण विकास में कितना होने जा रहा है जी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की बात करें तो हमारे देश में 80 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जो सिर्फ महिलाओं को ही लोन देते हैं। ओके। और उनमें जो डायरेक्टर हैं जो उनको चलाते हैं वो भी महिलाएं ही हैं। तो ये कहीं किसी देश में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक बैंक खुला था गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय महिला बैंक, और वो भी नहीं चल पाया, फेल हो गया। तो हमें लगता है कि सहकारिता में ही हर चीज़ सफल हो पाएगी। जो बैंक सफल हो रहे हैं 80 बैंक, जिसमें कि आप समझ लो कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो है उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे बैंकिंग कर रहे हैं चाहे लोन ले रहे हैं। तो ये सेक्टर जो है हमारा, ये महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल स्कीमें लाता है ताकि महिलाएं जो हैं इंडिपेंडेंटली अपना रोज़गार करें, अपना व्यवसाय करें और अपना जीवन शैली चला सकें। आपको बताऊंगा कि जो ग्वालियर में हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, महिला अर्बन, उन्होंने जो किसी ने नहीं किया, उन्होंने पिंक रिक्शा दे दिए, लोन दिए, जो कि पिंक उनको यूनिफॉर्म पहना दी जी। और उससे एक उनकी आइडेंटिटी बनी कि ये जो ड्राइवर हैं या ये रिक्शा हैं ये महिला चलाएंगी और इनका जो फाइनेंस किया है वो भी महिला बैंक ने किया। ऐसे ही भोपाल में एक हमारा बैंक है, उन्होंने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को फाइनेंस करके उनमें जो छोटे छोटे रोज़गार का अवसर प्रदान किया है। कोई टॉयज़ बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो महिलाओं को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अर्बन बैंकों का बहुत योगदान है इस देश में। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही और हम ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम भारत की जो नारी शक्ति है हम उनको भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अनीस जी देखिए, बहुत सारे प्रयास ऐसे किए गए कि किसानों की आय को दुगना करना ये सरकार का लक्ष्य है और हमने देखा कि तमाम सारी योजनाएं भी उसके लिए लगातार लाई जा रही हैं। सहकारिता के माध्यम से कैसे किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास साकार होगा? जैसा हमने अभी आत्मनिर्भर मिशन के बारे में बोला जी। इसमें जैसे जो 3 दालें हैं, दलहन, तुअर, उड़द और मसूर, उसका हमारे आवश्यकता है, कुछ हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है।
तो ये जो जैसा जनरली एमएसपी 25% का सरकार प्रोक्योर करते हैं, लेकिन इन 3 दालों में 100% प्रोक्योरमेंट सरकार ने डिक्लेयर किया है। तो किसान जितना भी उगाए उतना ले आ सकते हैं। तो उनको कभी उसमें कुछ लॉस होगा ही नहीं। मान लीजिए उसमें मार्केट प्राइस जो एमएसपी है, एमएसपी में उनका जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कुछ परसेंटेज प्रॉफिट वो जोड़ के वो फॉर्मूला के हिसाब से एमएसपी प्राइस हर साल तय करता होता है। तो अगर एमएसपी प्राइस में वो उनको खरीदारी करना है वो हो सकता है। बफर स्टॉक के लिए सरकार खरीदते हैं और जितना वो लाए, कोई उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, उनका जितना होता है सारे वो ला सकते हैं। और मान लीजिए अगर एमएसपी से ऊपर मार्केट में चल रहा है प्राइस, तो वो मार्केट में भी बेचने के लिए आज़ाद है। उसके लिए सरकार किसान को सिर्फ प्री रजिस्टर करना है। हमारा जो ई संयुक्ति पोर्टल है वो माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया था 2 साल पहले। वहाँ पे करीब 50 लाख फार्मर्स अभी प्री रजिस्टर किया है और वो जब भी चाहे उनका दलहन लेके आए तो सरकार उसको लेना 100% कमिटेड है। और उसके अलावा जितना भी इंटरमीडियरीज है उनको भी हम हटाने का कोशिश किया है। तो एनसीसीएफ और नाफेड ये दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स के माध्यम से देश का कोने कोने में प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोलते हैं। जो सीजन होता है उसमें 3 महीना का लगभग होता है, उसमें जो विज्ञापन होता है उसके बाद प्रोक्योरमेंट सेंटर खोलते हैं और इन जितना भी फार्मर्स है वो ला सकते हैं। और एफएक्यू में एमएसपी का रेट पे हम लोग 100% उसका खरीदारी करते हैं। उसके तो इसलिए किसान को कभी कोई जैसा नुकसान होने का संभावना ही नहीं है। सुभाष जी, देखिए जनसंख्या के लिहाज से भारत की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इसमें हमारे यहाँ पर जो यूथ रेशो है वो भी ज़्यादा है। ऐसे में युवाओं को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके, इसमें सहकारिता मॉडल कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? अभी आप देखेंगे कि हमारे सेक्टर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में मैक्सिमम जो हम लोन दे रहे हैं वो एमएसएमईज को ही दे रहे हैं। और एमएसएमईज में सारे युवा ही जुड़े हुए हैं। और ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि इनको जो लोन फैसिलिटी है जो अर्बन बैंक दे सकते हैं एट ए कंसेशनल रेट और वेरी विदाउट एनी हैसल, जैसे बोलते हैं ना, समय पर लोन मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। और वो हमारा जो सेक्टर है, हमारे जो 1500 से करीब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, 11,000 हमारी ब्रांचें हैं और देश के हर कोने में हैं। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु में हैं, जहाँ के जो औद्योगिक सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है। और यही स्टेट आप देखोगे कि जहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ है वो सबसे हाईएस्ट है। एवरेज नेशनल आप जीडीपी देखो तो 7-7.5% है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात इन स्टेटों में देखोगे 12% जीडीपी है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का है। और जहाँ जहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ समृद्धि भी है, शांति भी है और सुरक्षा भी है। तो मतलब ये तमाम सारे उदाहरण हैं जो कि ये बता रहे हैं कि कैसे सहकारिता का जो मॉडल है वो अंत्योदय के लक्ष्य को भी साकार करता है। मतलब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे मुख्य धारा में आ जाए, उसका एक सशक्त प्रयास है सहकार से समृद्धि। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए चर्चा में। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में सहकार से समृद्धि। इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध हो सकें, ऐसा प्रयास है सहकारिता का। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हम विकास की मुख्य धारा में लाकर के खड़ा कर सके, ऐसा प्रयास है सहकारिता का, और उसी से हम समृद्धि को साकार कर सकते हैं। इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। अगला सवाल सुभाष जी आपसे। सर देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि सहकारिता मॉडल के तहत बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां आप कैसे देखेंगे और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? सहकारिता के सामने अभी जो चुनौतियां हैं, हमारे मंत्रालय बहुत अच्छी तरह उनको डील कर रहे हैं, और अमित शाह जी के होते हुए हमें कोई चुनौती नहीं लग रही अभी तक। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि चुनौतियाँ बहुत हैं जी। सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारी जो आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों को सस्टेन करना एक बहुत मुश्किल काम हो रहा है, और इसके लिए सहकारिता ही एक ऐसा विकल्प है जो कि इन चुनौतियों को, देश को कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ देनी है। सस्टेनेबल ग्रोथ का तो आजकल चर्चा में इसलिए है कि सबको गोल दिए हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जी, और सहकारिता उसी पे चल रही है कि हम जो मेंबर बनते हैं, उनको लोन देते हैं, वो सस्टेनेबल बेसिस पे होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो चलते हैं। और हमारे बैंकों में जैसे अभी लोन देने का है, तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती अभी ये आ रही है कि टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें। जितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत युवा को है, वो हम अभी नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ताकि आजकल मोबाइल और नेट बैंकिंग का ज़माना है जी। तो हमारे बैंक उस दिशा में अपना प्रयास कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बजट जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए ही है। और जब टेक्नोलॉजी होगी तो मेरा ख्याल है ये जो चुनौती है, सबसे ज़्यादा चुनौती हमारे बैंकिंग सेक्टर में जी, वो दूर होगी, और हमारा देश एक विकसित भारत की तरफ 2047 को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। ओके अनीस जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सहकारी संस्थानों में गुड गवर्नेंस और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर के किन सुधारों को आप देखती हैं कि ये आवश्यक हैं, इन पर काम होना चाहिए? सहकारिता सेक्टर में गुड गवर्नेंस के लिए कुछ इनिशिएटिव्स मंत्रालय ने लिया है, जैसा मॉडल बायलॉस, जैसा बायलॉस उसका डे टू डे अफेयर्स कैसे उनको चलाना है, इसके बारे में काफ़ी अभी चर्चा हुआ है, और काफ़ी उसमें इनिशिएटिव्स ले चुका है। और मॉडल बायलॉस जो सरकार ने जारी किया है, और लगभग जितना जो बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स है वो सारे उसको अडॉप्ट भी किया है। तो एक बार ये मॉडल बायलॉस के हिसाब से उनका जो गवर्नेंस है, डे टू डे मैनेजमेंट चलना शुरू होता है, तो अपने आप में उसमें एफिशिएंसी आ जाता है। उसके अलावा डिजिटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जैसे संस्थाएं हैं, जितना नेशनल फेडरेशन से, उनका डिजिटाइजेशन लगभग बहुत तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी कुछ हो भी चुका है। और जो एकदम लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो प्राइमरी सोसाइटीज़ है, पैक्स है, उनका कंप्यूटराइजेशन के लिए भी फंड्स दिया गया है, और कंप्यूटराइजेशन बहुत जल्द से हो भी रहा है। ये नाबार्ड के हेल्प से उसका परिवर्तन हो रहा है एक तरह से, और मल्टीपर्पज़ पैक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनको एस्टैब्लिश करे। तो जैसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है, वो उनका एक गुड गवर्नेंस है, उनका कैसे चलाना है, वो एक सेट पैटर्न है। वो सेम स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म कोऑपरेटिव सेक्टर में भी ला रहे, उसका रिजल्ट्स अभी देखना शुरू भी हो गया है। ठीक है जी जी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू था जी, लेकिन मिनिस्ट्री के सपोर्ट से, एजुकेशन फंड से हमें पैसा मिला, और आज पूरे भारत में हम एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तकरीबन 50 प्रोग्राम किए हैं, और उसमें 3000 सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए करते हैं। और वैसा ही प्रोग्राम आरबीआई ने भी चलाया है, मिशन सक्षम, उसमें वो जितने भी टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल, विश्व सहकारिता दिवस के मौके पर देश के युवाओं को और नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, बहुत संक्षेप में?
ये जो अभी कोऑपरेटिव वीक भी चल रहा है और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कल ही हमें मनाया है, 4 जुलाई को होता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ द ईयर जुलाई का जो होता है। तो इसमें इस बार आप एक अजीब सी बात है कि इस बार जो उन्होंने थीम दिया है कि कोऑपरेटिव मेक पीस इन द वर्ल्ड। जी, अब कोऑपरेटिव को एक बड़ा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि पीस भी लाना है, और ये इसलिए यूएनओ ने दिया है कि कोऑपरेटिव क्या है, म्यूचुअलिटी, म्यूचुअलिटी के बाद डेमोक्रेसी, और वन फॉर ऑल फॉर वन, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कंसर्न फॉर कम्युनिटी। जी, तो अगर आप ये सारा उसमें और भी हैं चीज़ें जुड़ी, कोऑपरेटिव वैल्यूज़, होनेस्टी, इंटीग्रिटी, और ये जब जहाँ होता है तो वहाँ पीस होगा ही होगा। तो उसमें कोऑपरेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है सहकारिता, और विश्व बंधुत्व की भावना को भी साकार करता है सहकारिता, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की युक्ति को भी साकार करता है सहकारिता। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सही और सफल क्रियान्वयन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, थैंक यू।